लेट अस स्टार्ट विद आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर एंटायर पॉलिटी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पहले ये पार्ट्स मैंने बोला, ठीक है, दीज वर पार्ट्स एंड शेड्यूल्स पीछे मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि दीज आर हाई वैल्यू टारगेट्स, ठीक है, हाई वैल्यू टारगेट्स, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज पार्ट 7, व्हाट इज पार्ट 8, व्हाट इज पार्ट 9 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई विल सेंड यू शबीना बानो एंड आई विल सेंड यू इन योर, मतलब जो आपका ऑफिशियल ग्रुप होगा, जो आपका ऑफिशियल ग्रुप होगा उसी में हम भेज देंगे आपको, ठीक है, ठीक है। और जो जो अभी ग्रुप में ऐड नहीं है उनको जिस पे टाइम टेबल आता है, आप अपने जो आपका नंबर है आप उससे मैसेज कर सकते हो उस ग्रुप में, या आपको ऐड कर देंगे, ठीक है, समझ आ रही बात। एंड शाबिना बानो योर, जिसने आपका एडमिशन कराया उसने बुक का बोला था, या तो आप तरुण गोयल की बुक ला सकते हो, तरुण गोयल की एक बुक आती है उसमें सारा कुछ है, या तो ल्यूसेंट की बुक आती है, दोनों में से एक, ल्यूसेंट या तरुण गोयल। These are high value targets. What do you mean by high value targets? ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। What is schedule 7? What is schedule 8? What is schedule 9? What is schedule 10? पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, फिर हमने 4 क्या किए, खुद ऐड किए हैं। ये याद रखना है, पहले कितने आर्टिकल्स थे, फिर कितने आर्टिकल है, ठीक है, पहले कितने शेड्यूल्स हैं। हमने जो शेड्यूल्स का वो निमोनिक्स रखा था, ठीक है ना, क्या रखा था, TEARS ऑफ ओल्ड PM। ये 12 शेड्यूल्स हैं आपके, 12 शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल इज टेरिस, सेकेंड emoluments, थर्ड इज affirmation एंड oath। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये याद रखना है, आपके 12 शेड्यूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। R इज राज्य सभा, S इज STs एंड O इज अदर ट्राइबल एरियाज, इसको SCs, F इज फेडरल लिस्ट। कौन कौन से लिस्ट है इसमें, फेडरल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, concurrent list and state list. O is official languages, L is land reforms, D is दोखा, P is पंचायत and M is municipalities, ठीक है, ये याद होने चाहिए। These are high value targets, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि शेड्यूल 7 क्या है, शेड्यूल 9 क्या है, 2-4 बार पढ़ो, ये याद हो जाएंगे। तब अगर याद नहीं आया तब आप ये बना सकते हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है ना, याद है ना ये, PM प्रधानमंत्री, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्रधानमंत्री, समझ आ रही बात। ये इतना हमने याद कर दिया। नाउ वी वर डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़े हमने, 1 से 11 तक। आर्टिकल 1 नेम एंड नेचर ऑफ योर कंट्री, आर्टिकल 2 एडमिशन, आर्टिकल 3 नेम, आर्टिकल 4 चेंज एंड नॉट अमेंडमेंट, आर्टिकल 5 कमेंसमेंट, आर्टिकल 6 इंडिया में माइग्रेशन करना, आर्टिकल 7 पाकिस्तान में माइग्रेशन करना, आर्टिकल 8 इंडियन ओरिजिन, आर्टिकल 9 वॉलेंटरली एक्वायरिंग, ठीक है ना, आपको भी ये समझ नहीं आएगा, हमने ये पढ़े हैं। आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूअस, आर्टिकल फिर 11 पार्लियामेंट को खाली हक है, इट इज द नॉन फेडरल फीचर। जो 11 है, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को खाली हक है कि वो क्या बना सकता है, वो सिटीजनशिप पे ये बना सकता है। नाउ वी आर डीलिंग विद
we are going to dealing with fundamental rights. Most important chapter, most important. Article 12 of the Constitution. Article 12 of the Constitution. जो ये फंडामेंटल राइट्स है इनके, इट इज पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट पार्ट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड सिटीजनशिप, थर्ड पार्ट इज फंडामेंटल राइट्स. इसके कौन कौन से आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज 12 to 35. नाउ आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट. Definition of state. Definition of state. Next second. Definition of state. डेफिनेशन ऑफ स्टेट. हमने 3 कल बोले थे. फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. फर्स्ट, ये जो फंडामेंटल राइट्स है कहां से इंस्पायर है? ये यूएसए से. यूएसए का डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स. क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से, क्या है ये कहां से इंस्पायर है? कहां से इंस्पायर है? यूएसए से, बिल ऑफ राइट्स से. सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था, दे आर जस्टिशिएबल. व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिशिएबल? व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिशिएबल? कल आए थे आप. जस्टिशिएबल क्या होता है? क्या होता है जस्टिशिएबल? फर्स्ट मैंने बोला था दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए. सेकेंड बोला था दे आर जस्टिशिएबल. जस्टिशिएबल एंड डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिशिएबल. जस्टिशिएबल क्या होता है? क्या होता है जस्टिशिएबल? भूल गया. जस्टिशिएबल होता है अगर आपकी स्टेट ने, अगर किसी भी आदमी ने आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए, आप, ये जस्टिशिएबल बोलता है आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में आप केस कर सकते हो. लेकिन जो हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपीज, दैट इज नॉन जस्टिशिएबल. अगर आपके वो वायलेट दी स्टेट, आपको नहीं देता वो राइट, आप कोर्ट में नहीं जा सकते. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल बिकॉज यू कैन मूव टू द कोर्ट इफ एनीवन वायलेट्स देम. ठीक है. थर्ड इज मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा अगर आ गया, व्हाट इज द मैग्ना कार्टा इन योर कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स. दीज आर बेसिक थिंग्स. आर्टिकल 12 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है आपको डेफिनेशन. किस चीज की? स्टेट की डेफिनेशन. स्टेट की डेफिनेशन. मैं अभी से क्या यूज करूंगा? अभी से मैं स्टेट वर्ड यूज करूंगा. कंट्री होते ना, कंट्री, उसको स्टेट भी बोलते हैं. मैं बोलूंगा नो स्टेट, योर स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू, स्टेट. लेकिन आर्टिकल 12 ने किस चीज की डेफिनेशन दी है? स्टेट की. स्टेट की डेफिनेशन दी है. ये स्टेट है क्या? ये स्टेट है क्या? अगर आप आर्टिकल्स देखोगे, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15, नो स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड एंड ऑल दैट. ठीक है ना, ये चीज है. मैं वर्ड यूज करूंगा, क्या करूंगा? वर्ड यूज, स्टेट वर्ड यूज करूंगा. वो स्टेट होता क्या है? उस स्टेट में क्या क्या आएगा? वो किस में लिखा है? वो किस में दिया है? आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम क्या पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 14, 15, 16 जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. ठीक है ना. स्टेट शैल गिव इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्टेट. लेकिन वो स्टेट है क्या? वो कहां, किसने डिफाइन किया है? आर्टिकल 12 ने आपका स्टेट डिफाइन किया है. अब इस स्टेट में आता क्या है? स्टेट में आता है आपका पार्लियामेंट. आपका पार्लियामेंट, आपके जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स? हाँ, क्या होता है लेजिस्लेचर?
क्या होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट? लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, जो भी हिंदुस्तान की पॉलिटी है उसमें हमने पॉलिटी के 3 हिस्से किए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के 3 हिस्से किए हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? टू मेक लॉज, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू एग्जीक्यूट लॉज, टू इंप्लीमेंट लॉज। जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी का काम होता है अगर लॉ बनाने में, एग्जीक्यूट करने में कोई भी कोताही रही हो, कोई भी कोताही रही हो, जुडिशरी का काम होता है उसको रेक्टिफाई करना। जुडिशरी गई सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट। अब आप बोलोगे और हमारी कंट्री में ड्यूअल पॉलिटी का सिस्टम चलता है, एक हमारा सेंट्रल लेवल पे भी पॉलिटी चलती है, दूसरा हमारा स्टेट लेवल पे भी पॉलिटी चलती है। जो सेंट्रल लेवल की पॉलिटी है उसमें भी 3 हिस्से किए हमने, जो स्टेट लेवल की पॉलिटी है उसमें भी क्या किया है? 3 हिस्से किए हैं, ठीक है ना। मैंने बोला पॉलिटिकल सिस्टम के हमने 3 हिस्से किए हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। लेकिन हमारी कंट्री में एक पॉलिटी नहीं चलती, ड्यूअल पॉलिटी चलती है। सेंट्रल लेवल पे भी पॉलिटिकल सिस्टम है, आपका स्टेट लेवल पे भी क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम। वहां भी हमने 3 हिस्से किए हैं, यहां भी क्या किए हैं? 3 हिस्से किए हैं। वहां भी अब 3। अब सेंट्रल लेवल की बात करते हैं। वहां का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, लॉ बनाते हैं, कहां बनाते हैं लॉ सर? सेंट्रल लेवल पे। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ योर सेंट्रल लेवल स्टेट। पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव इन ऑल इंडिया सर्विस, आपके के IAS IPS, ठीक है ना, वो क्या कराते हैं? बेसिकली वो एग्जीक्यूट कराते हैं सेंट्रल लेवल की क्या पॉलिसी, सेंट्रल लेवल के लॉज। जुडिशरी, सेंट्रल लेवल पे कौन सी जुडिशरी काम करती है? सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से आप स्टेट लेवल की बात करो, स्टेट लेवल में भी आपने 3 हिस्से किए हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहां का अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां का लेजिस्लेचर कहां बैठता है? कहां बैठता है? कहां बैठता है? हाँ? सेक्रेटरीट आप देखोगे ना, वहां आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो चुनाव लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेवल की लेजिस्लेटिव असेंबली जो उसको पार्लियामेंट नाम दिया है, ठीक है ना। यहां आपकी कहां? सेक्रेटरीट के आगे है ना, वहां लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां ही आपके MLAs बैठते हैं, वही आपके लॉज डिसाइड करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कौन करा लॉज? तो मतलब अगर ना स्टेट लेवल की बात करें, KS IAS KS एंड ऑल दैट, व्हाट इज द जुडिशरी सिस्टम हियर? कौन सा जुडिशरी? हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है ना, फैमिली कोर्ट्स, वो छोटे छोटे हो गई ये चीज, ठीक है ना। और डेफिनेशन, अब आर्टिकल 12 क्या बोलता है? ये स्टेट की क्या देता है? स्टेट की डेफिनेशन देता है। स्टेट में आएगा क्या? अगर वो पगा मन नो स्टेट शेल डिस्क्रिमिनेट, चन स्टेट गस डिस्क्रिमिनेट करन, चन स्टेट गस इक्वालिटी पे फोकस करन, तत् स्टेटस में ही क्या? उस स्टेट में आएगा क्या? उस स्टेट में पहला तो आएगा पार्लियामेंट, दूसरा पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर्स, तीसरा गवर्नमेंट ऑफिसेस, एंड फोर्थ पंचायत्स, अथॉरिटीज, पंचायत्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कल को मैं यूज करूंगा कि चीन स्टेट ना डिस्क्रिमिनेट करें। आपकी स्टेट आपको फ्रीडम देनी चाहिए, आपकी स्टेट आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये स्टेट है क्या? कौन सी स्टेट? आप किससे ये मांग रहे हो? आप किससे ये लॉज मांग रहे हो? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट की भी डेफिनेशन दी है। अगर मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, स्टेट में आएगा क्या क्या?
स्टेट में सब कुछ आएगा, आपका पार्लियामेंट, आपका लेजिस्लेटर, स्टेट असेंबलीज, जो भी डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इवन अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है वो भी स्टेट में इंक्लूड आता है। इसने क्यों दी है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट? ये लिख सकता था ना उसमें स्टेट कंट्री, क्योंकि योर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। आपको मैंने बोला, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बोलते हैं लॉयर्स, क्या, लॉयर्स पैराडाइज। मैंने बोल दिया आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं लॉयर्स पैराडाइज। लॉयर्स क्या कहते हैं? वो कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल सकते हैं। तभी क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट की डेफिनेशन पहले ही मेंशन करके रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लॉयर था, मेरे पास स्टेट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, अगर मैं अगर मैं वायलेट करा ना किसी लॉ, अगर मैं वायलेट करता किसी का लॉ, फिर मैं कोर्ट में जाके बोल सकता था ये स्टेट में नहीं आता। जो आपने स्टेट की डेफिनेशन दी है, स्टेट की जो डेफिनेशन दी है, स्टेट में ये नहीं आता। लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही मेंशन किया है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कैसे डिस्क्रिमिनेट करें? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल गिव इक्वालिटी, उसका भी वो स्टेट क्या है वो आपने आर्टिकल 12 में क्या किया है? मेंशन किया है। इट गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, बस डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। हाँ, पंचायत स्टैट्यूटोरी अथॉरिटी, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज। एक तो बॉडी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडीज। एक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा ऑफिस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी तो ऑफिस है, वो भी तो डिपार्टमेंट है। आपका कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अभी आपको वो पढ़ना नहीं है, वो आगे पढ़ोगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किस आर्टिकल से हमने बनाया? वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 324, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो भी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, जिन भी बॉडीज का आर्टिकल मेंशन हो, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दूसरे बॉडी होती है जो लॉ से बनती है। LIC एक्ट, हमने LIC बना दी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ऐसी हमने बन दी। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, वो किस में मेंशन है? वो हमने किस से बनाई है? लॉ से, स्टैट्यूट से बनाई है। उन्हीं को बोलते हैं स्टैट्यूटोरी अथॉरिटी। स्टेट की डेफिनेशन में वो स्टेट भी आता है। अगर LIC ने आपका कोई भी राइट वायलेट किया है, वो अंडर क्या आएगा? वो अंडर स्टेट आएगा। स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आएंगी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी आएंगी। आपको इतना याद रखना है, आर्टिकल 12 ने आपको क्या दिया है? खाली डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। समझ आ रही बात? इतना समझाया, इतना समझाया, याद रहा? ठीक है ना? सेकेंड इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बुक ऑफ तरुण गोयल शेयर फ्रंट फोटोज, फ्रंट फोटो, नॉट फ्रंट, हाँ कर देंगे बाद में, ठीक है। जिन्होंने भी एंटी बैच लिया है, अगर वो ग्रुप में अभी नहीं है, दे आर व्हाट, दे आर सजेस्टेड को आप मैसेज कर दो ग्रुप, टाइम टेबल ग्रुप में, वो आपको ऐड कर देंगे। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल अभी हमने पढ़ा 12 क्या देता है आपको? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्यों देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट? आगे हम यूज करने वाले हैं कि नो स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेट, your state shall give you equality, your state shall give you liberty, your state shall give you freedom of expression। लेकिन ये स्टेट क्या है? कहाँ मेंशन किया है? कहाँ मेंशन किया है? आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई सवाल मैम कोई क्वेश्चन? ठीक है ना? आपका 13 जुलाई को पेपर है, ठीक है ना? 13 जुलाई। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है, हमने कब फोर्स में लाया था, अडॉप्ट कब किया, फोर्स में कब लाया था? 26 फोर्स 26
force 26 Jan force 19 it was commencement date commencement. आर्टिकल क्या आपका आर्टिकल 13 क्या बोलता है? ये किस बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम? पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना. आर्टिकल 13 में लिखा है कि अगर कोई भी लॉ कमेंसमेंट से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई भी लॉ था, दैट इज नॉट इन सिंक विद फंडामेंटल राइट, दैट इज नॉट इन सिंक विद फंडामेंटल राइट, दैट शुड बी कंसिडर्ड void ab initio. फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला, मैं फिर से आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि जो भी लॉज 1950 से पहले कौन लॉज बनाते थे इंडिया के लिए? कौन बनाते थे 1950 से पहले, 1947 से पहले? हम कब आजाद हुए? हमने कब अपने लॉज बनाना स्टार्ट किया? 1947 1950 के बाद. आधे ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉज बनाए थे, दे वर नॉट इन सिंक, दे वर अपोजिट टू द फंडामेंटल राइट्स, दे वर अपोजिट टू द फंडामेंटल राइट्स. एक एक्ट था फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट. यहां से क्या बोलते हो आप आर्टिकल 14 जो इसके बाद पढ़ेंगे, आप बोलते हो इक्वालिटी बिफोर लॉ. हर कोई हमारी नजर में क्या है? इक्वल है. लेकिन आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले लाया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट. आप किसी को भी, जो भी ट्राइब्स होते थे, आप क्या उनको डिसाइड करते थे? ये क्या है? क्रिमिनल्स. ये खतरा है हमारे लिए, ये खतरा है, ये आर्मड स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ एंड ऑल दैट. जो आपका फंडामेंटल राइट इक्वालिटी और वो लॉ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्या ये सेम है कि अपोजिट है? क्योंकि आपने आर्टिकल 14 में बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ. आपके नजर में, हमारी लॉ के नजर में सब क्या है? सब इक्वल है. लेकिन यहां से आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई ऐसा लॉ है जो क्या कर रहा है? इक्वालिटी को मानता नहीं है. यही आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर ऐसा कोई लॉ दैट इज नॉट इन सिंक, that is opposite to the any of the fundamental rights, that should be considered void ab initio. Void ab initio. Void ab initio क्या होता है? That should be discarded from its base. सुकर होने से अप्लाई पन्नी कंट्री में, वो अपनी कंट्री में हम अप्लाई नहीं, that is void. उसको क्या करेंगे? That should be nullified from its base. From its base. इतना समझ आया? इतना समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? इतना समझ आया? क्या है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैम? इफ एनी लॉ दैट इट इज वाइड, उसको क्या किया जाना चाहिए? नलिफाई किया जाना चाहिए, नलिफाई किया जाना चाहिए. दिस इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इतना समझ आया? नाउ अगेन क्लियर. आर्टिकल 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. समझ आ रही है बातें? समझ आ रही है? आर्टिकल्स याद रह रहे? व्हाट इज आर्टिकल 10? एनटी में क्वेश्चन भी आया था. कॉन्टिन्यूअस ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. 13 में लिखोगे, जुडिशियल रिव्यू लिख देना. अब मैं दे दूंगा, इसके नोट्स दे दूंगा, आप लिखना. एनी, ये 13 है. एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स बिफोर द commencement of constitution should be void ab initio.
इनिशियल फेज से ही, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, दैट शुड बी नलिफाइड। ठीक है, मैं लॉज ये दे दूंगा। दीज आर हाई वैल्यू टारगेट्स, फंडामेंटल राइट्स, इससे क्वेश्चंस आएंगे, एनी हाउ इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, एनी हाउ, वो कुछ नहीं पूछ सकता इसके बगैर, कुछ नहीं पूछ सकता। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें नहीं है? नहीं हो सकते, हमने, मुझे वो लक्ष्मीकांत के इतना नॉलेज नहीं है, मैं डीडी बासु पढ़ता हूँ, ठीक है ना, लेकिन हमने जहाँ से पढ़ा है ना, हमने सरमद मेहरा से पढ़ा है, परवेज सर थे एक दिल्ली से, वहाँ से पढ़ा है, उसने हमारे नोट्स दिए हैं। ठीक है ना, दैट इज ऑफ द यूपीएससी लेवल। आपको मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मतलब ऊपर से, क्योंकि आपको एनटी के लिए पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रही बात? सो उतना डीप जा नहीं सकते, क्योंकि आपका 5 महीने बाद क्या है, 5 महीने बाद एग्जाम है। हमने 5 महीने में खाली पॉलिटी पढ़ी है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप उतना डीप, अगर उतना डीप जा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है आर्टिकल 12 क्या है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 13 क्या है, इसको और एक नाम बोल सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, हाँ, आर्टिकल 13 को, क्योंकि मतलब लॉ को स्विच, लॉ कौन देखेगा कि ये अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट, दैट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, वही जुडिशरी देखेगी और वही जुडिशरी डिसाइड करेगी कि क्या अवॉइड है या नहीं। ठीक है ना, इसको क्या हो गया कैमरा को, एक सेकंड, अब ठीक है, इतना समझाया। नाउ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में बोलता है, आर्टिकल 14, स्टेट शैल नॉट डिनाई, आर्टिकल 14 आर्टिकल आई बिलीव, यही याद करो, ठीक है ना, यही याद करो, फिर भूलना नहीं चाहिए, यही आर्टिकल 14, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन equality before law and equal protection of law, equal protection of law, equal protection of law. State shall not deny, आर्टिकल 14 आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यूपीएससी, पीएससी, मैंने जितना आर्टिकल 14 यूज किया होगा शायद ही किसी ने किया होगा, ये किसी भी जगह लग सकता है। एनवायरनमेंट में इक्वालिटी नहीं है, आर्टिकल 14 डाल दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एनिमल्स के भी राइट्स है ना, इक्वल राइट्स, सबके इक्वल है, आर्टिकल 14, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, एनी, नॉट सिटीजन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड पर्सन। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो खाली सिटीजन्स के लिए है, अपने सिटीजन्स के लिए, फॉरेन सिटीजन्स के लिए नहीं, ठीक है ना। पर्सन ये किसके लिए है, समझ आ रही बात। स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 12 कनेक्ट हुआ, आर्टिकल 12 कनेक्ट हुआ। क्यों मैंने बोला था स्टेट की डेफिनेशन, गोया अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आप पार्लियामेंट में जाते हो आप वहां बात कर सकते हो, ठीक है ना। स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट में स्टेट असेंबलीज भी आती है, ठीक है ना, समझ आ रही बात। LIC फॉर एग्जाम्पल, मैं LIC में गया, मैंने उनको बोला कि मैं हिंदू हूं, दूसरा मुस्लिम है, क्या मुझे वो हिंदू के बेस पे रोक सकते हैं, आपको अंदर नहीं आने देंगे? क्या मुस्लिम के बेस पे रोक सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 14 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। सुगुना था अनइक्वल। अगर LIC दफ्तर में गया, LIC दफ्तर में मैं गया, उसने मुझे किस बेसिस पे अनइक्वल करार दे दिया? अपने रिलीजन बेसिस पे अनइक्वल करार दे दिया। आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये हिंदू है, इसको क्या दिया जाएगा? अंदर आने दिया जाएगा।
इज इट इक्वल और अनइक्वल ट्रीटमेंट? दैट वाज अनइक्वल ट्रीटमेंट. लेकिन योर आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट स्टेट. स्टेट में वो चीजें आती हैं. आर्टिकल 12, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. नाउ व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? First, equality before law. Before law. ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, दिस इज पर्सन, दिस इज नॉट सिटीजन, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है ना? देखो, दिस इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कैसे सुन जबान पर. स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये एक्सप्रेशंस आपके पास, ये दो एक्सप्रेशंस हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. यूपी जेकेपीएससी लेवल पे पूछे जा सकते हैं, लेकिन एनटी लेवल ये. अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये तो डिफरेंस देखना है. फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ. फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ. व्हाट इज आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, आर्टिकल 5 किस किस को हम एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे याद होना चाहिए. ठीक है ना? ठीक है, नहीं बोलूंगा मैं, पर ये सरप्राइज था इसके लिए. ठीक है ना? इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. फर्स्ट यूके, ब्रिटिश. ये कॉन्सेप्ट अपने कहां से लिया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ब्रिटिश से. ये जो वर्ड है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये वर्ड कहां से लिया है? ब्रिटिश से लिया है. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ये पूछा जा सकता है. कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ. द एक्सप्रेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द कंट्री? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड वजीरिस्तान. इट इज यूके. इट इज यूके. ठीक है, समझ आ रही बात? इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लाया है? यूके से. सेकेंड, इट्स नेगेटिव कॉन्सेप्ट. नेगेटिव कॉन्सेप्ट. इट्स नेगेटिव कॉन्सेप्ट. इट इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट. इट्स नेगेटिव कॉन्सेप्ट. सही. शबीना सईद अब्दुल बासित एंड कुरत मुजफ्फर. ठीक है, इट इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट. नेगेटिव कॉन्सेप्ट. साइड में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया होगा ये आपके हिसाब से? यूएसए से. इट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. What do you mean by negative concept and positive concept? मैं बोल रहा हूं ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इट्स नेगेटिव कॉन्सेप्ट. इसका कोनोटेशन क्या है? कोनोटेशन क्या है इसका? नेगेटिव कोनोटेशन. इसमें क्या होता है? इसमें एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. अगर मैं बोलता हूं कि मुझे इसको प्रिविलेज नहीं देना, किसी भी इंसान को मुझे प्रिविलेज देना नहीं है. ये देना नहीं है. क्या देना नहीं है? इज इट पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे?
मुझे किसी भी इंसान को सर्टन प्रिविलेजेस नहीं देने हैं। व्हाट इज दिस? इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? नहीं देने हैं। मिशन एमएसडी मुझे इसको देने नहीं है। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मुझे इस इंसान को प्रिविलेज नहीं देना है। इज इट पॉजिटिव कोनोटेशन या नेगेटिव? यहां मैं बोलता हूं आई शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। मुझे हर किसी को क्या देना है? इक्वल ट्रीटमेंट। मैंने बोला मुझे पहला कॉन्सेप्ट नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें नेगेटिव कोनोटेशन है। कैसे है नेगेटिव कोनोटेशन? ये समझना है। नेगेटिव कोनोटेशन कैसे है ये समझना है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मुझे इनको खास ट्रीटमेंट नहीं देना, मैं मुझे इस बच्ची को खास ट्रीटमेंट नहीं देना, इज इट मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं या नेगेटिव वे में? क्योंकि मैंने क्या यूज किया? ना, मुझे इसको क्या सर्टेन प्रिविलेजेस नहीं देने। दिस इज नेगेटिव कोनोटेशन। उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या बोलता हूं मैं? मुझे हर किसी को क्या देना है? इक्वल ट्रीटमेंट। यहां मैं इसको क्या कर रहा हूं? किसी चीज से मना ही कर रहा हूं, दैट इज नेगेटिव। यहां मैं क्या दे रहा हूं? यहां मैं इक्वली सबको ट्रीट कर रहा हूं, दैट इज व्हाई दिस इज कनोटेशन, दिस कनोटेशन इज नेगेटिव, दिस कनोटेशन इज पॉजिटिव। समझ आ रही बात? कहां से लिया है हमने? यूके से। यूके से क्या कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव और पॉजिटिव। क्यों? दूसरा इसमें फॉर एग्जाम्पल, नो वन इज अबव लॉ। above law, no one is above law। कोई भी above law नहीं है। is it positive or negative? is it positive or negative? no one is above law। कहीं लॉ के ऊपर कोई नहीं है। is it in the positive way or negative way? is it in the negative way? everyone should be treated equally। हर किसी को equally treat करो। is it positive or negative? this is positive way। so there are two connotations, equality before law, equal protection of law। equality before law from UK and it is negative concept, equal protection law is from USA and it is positive concept। positive negative समझ आया? पॉजिटिव में क्या करते हैं? हम कुछ चीज छीनने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज नहीं देते हैं। I'm not giving certain privileges to this kid। ठीक है ना? हो गया नेगेटिव। मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सबको इक्वली ट्रीट कर रहा हूं। everyone should be treated equally। I am in positive connotation। ये पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूं। समझ आ रही बात? इतने तक आपका क्या आ सकता है? इतने तक। लेकिन हर किसी फंडामेंटल राइट में देयर आर सर्टेन व्हाट, सर्टेन मतलब एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन एक है कि अगर आर्टिकल 360, वो पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 360 में है कि अगर कोई भी जुर्म प्रेसिडेंट ने किया, प्रेसिडेंट मूवर का, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को क्या किया? उसने किसी को मारा, उसने गलती की एंड ऑल दैट, उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। इज इट इक्वालिटी और अनइक्वल बिहेवियर? आप प्रेसिडेंट को अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप बोलोगे फिर आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऐसे ही फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं। ये अच्छा ना, एम्बेसी आसान, यहाँ एम्बेसीज होती है, अमेरिकन एम्बेसी। यहाँ रिसेंटली एक सऊदी एम्बेसी थी एंड ऑल दैट। सऊदी एम्बेसी है ना, सऊदी एम्बेसी, वो हमारी टेरिटरी कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है ना? हमारा हिंदुस्तान, ये में आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। जब आप ये पढ़ोगे ना, फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं इसको, ये फॉर एग्जांपल आप इंडिया मान लो, ठीक है, ये इंडिया मान लो, ठीक है ना, आपको जाहिरी लगेगा कि ये सारी किसकी टेरिटरी है? हिंदुस्तान की टेरिटरी है। लेकिन यहाँ एम्बेसीज होती है, एम्बेसीज, अमेरिका की एम्बेसी, जहां फॉर एग्जांपल अमेरिकन सिटीजन यहां होता है, वो कहां जाएगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है? एम्बेसी में जाएगा। मैं अगर ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम हुई एंड ऑल दैट, दिस इज नॉट अवर टेरिटरी, दिस इज नॉट अवर टेरिटरी। ये किसकी टेरिटरी है? यूएसए की। इट इज कंसिडर्ड यूएसए टेरिटरी। और जो यहां पर प्रोड्यूस होता है, सर्विसेज हो, मतलब कोई गुड्स प्रोड्यूस हो एंड ऑल दैट, सुषम सान जीडीपी में जब काउंट करना, वह हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता। ठीक है ना? और अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट है, यहां कोई अमेरिका का बंदा है, यहां वो पोस्टेड है, अगर उसने कोई भी गलती की,
उसको यहाँ आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, यहाँ सजा नहीं दे सकते, ठीक है ना। देयर वर सर्टन केसेस इन सऊदी अरेबियन एम्बेसी और शायद यूएसए की एम्बेसी में, देयर वर अ ट्रेड, फ्लैश ट्रेड, विमेन ट्रेड, दे यूज्ड टू ट्रेड विमेन फ्रॉम नेपाल टू दिस एम्बेसी एंड ऑब्जेक्टिफाइंग देम, ठीक है ना, फिजिकल अब्यूजिंग देम, तिमन हुकना केस करित, क्योंकि वो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, treated equally, there is an unequal behavior, because in your fundamental rights also there are exceptions, there are exceptions, absolute, they are not absolute fundamental rights की एक quality है, they are not absolute, समझ आ रही बात, they can be violated under certain conditions, समझ आ रही बात। It depends, एक मकान है, 2 मकान है, ये उन तक है, वो कितनी बड़ी एम्बेसीज बनाएंगे, नहीं, उनको आपको डिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कनाडा के साथ हमारी परसों लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना, हमने उसके क्या एम्बेसी मेंबर्स को बोला आप क्या जाओ, आप यहाँ आप निकलो, हम उनको जेल में भी डाल सकते थे, लेकिन अंडर इंटरनेशनल लॉ दैट इज कंसिडर्ड नॉट आवर टेरिटरी, दैट इज फॉरेन टेरिटरी, एंड उनको हम प्रोसिक्यूट, दैट इज नॉट इक्वालिटी, इजंट इट। आप एक इंसान को वो मार भी रहा है, आप कोई इंसान चोरी कर रहा है हिंदुस्तान का, आप उसको जेल में डाल रहे हो, कोई इंसान मार रहा है फॉरेन, अगर इक्वालिटी होती आप इसको भी जेल में डालते, इसको भी जेल में डालते, नहीं, उनको भी कहाँ डालना है। दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्शन, देयर माइट बी सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको बोलेगा क्या, वहां आप क्या दे सकते हो, सजा दे सकते हो, लेकिन यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को क्या कर सकते हो, आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ सजा नहीं, दे आर इम्यून, वो कुछ भी करे, दे आर इम्यून। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की बात, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सर्टेन कंट्रीज माइट बी देयर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी ने गलती की उसके हाथ काट दो, ठीक है ना, वो चीज हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यह है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है उनको क्या करना है, उनको आपको सजा नहीं देनी है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 समझ आया आपको, व्हाट इज आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या है, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, laws that are inconsistent with fundamental rights should be considered void, nullified, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू भी आ सकता है इसमें, समझ आया आपको, समझ आया। आप बैठिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है ना, किसी जगह प्रॉब्लम, this knowledge is more than enough for NT, ठीक है ना, any other exam, any JK SSB exam, these sort of knowledge is enough for your JK SSB or NT examination. Article 15 of the Constitution, Article 15, yes sir, समझ आ रहे हैं, फिर सही है, आर्टिकल 15, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, उस पर सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, अगर उसने बीवी को मारा, ठीक है ना, सिविल मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दैट, उस पर भी ये है कि आपको 2 महीने का पहले गैप देना होगा उसको, फिर आप क्या कर सकते हो, उस पर क्या कर सकते हो, कत्ल, मतलब हाँ, मतलब देखो आर्टिकल 360, द प्रेसिडेंट, कत्ल नहीं, मतलब उस पर हो सकता है, बट उसके वो नॉर्मल सिटीजन है आफ्टर 5, लेकिन अगर उसने कोई भी गलती की एट द टाइम ऑफ, जब वो प्रेसिडेंट है, जब वो कहाँ है, इंडिया में, फॉर एग्जांपल हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ योर कंट्री, आपका प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है, जैसे करो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ, आपकी क्या इमेज आएगी, हमें अपनी इंटीग्रिटी का भी ख्याल रखना है ना, आपका फर्स्ट सिटीजन कौन है, आपकी दुनिया किसको देखती है,
आपके यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को फोन करते हैं, आपका कैनेडियन प्रेसिडेंट को फोन करता है। उनकी नजर में आप नहीं हो, उनकी नजर में कौन है? प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई गलती की, आपने उसको जेल में डाल दिया, आपकी इमेज क्या जाएगी बाहर? कंट्री ऑफ किलर्स एंड ऑल दैट। जब तक आपका प्रेसिडेंट कहां है? ऑफिस में है। जब तक आपका गवर्नर ऑफिस में है, उस पे आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगा सकते। Performance. No criminal proceeding shall be instituted against the president in any of the court during his term of office. No criminal proceedings. No criminal proceedings. ठीक है? 14 जोर से। हाँ, exceptions बोला ना, for example exceptions बोला। For example article 14 is equality before law, equal protection of law। लेकिन ये चीज़ absolute, मैंने पहले ही बोला, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी वायलेटेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। यही एक वो सर्कमस्टेंस है आर्टिकल 360, 361। अगर आपके प्रेसिडेंट ने कत्ल भी किया, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर व्हेन दे आर इन ऑफिस। हम वायलेट कर सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं दिए हैं। आपका प्रेसिडेंट कत्ल भी करे, ठीक है ना, तभी बोलते हैं कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड। ठीक है ना, गुड, समझ लो। ठीक है ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, मतलब यू विल बी अमेज्ड। आप इसमें कहीं से भी लूप होल्स निकल सकते हैं। ठीक है ना, फॉरेन डिप्लोमेट्स, उन्होंने कुछ भी किया, they are not liable। ठीक है ना, they are not liable, कर नहीं सकते। समझ आ रही बात? So they are not absolute। अगर आया फंडामेंटल राइट्स ऑफ एब्सोल्यूट, they are not absolute, they can be violated under article 360, under article 361 no criminal proceedings। जब तक आपका प्रेसिडेंट आपके ऑफिस में है, आप क्या कर सकते हो? और अगर आपको अब क्या करना है, कोई फॉरेन डिप्लोमेट, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एम्बेसी में छुप गया, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो? आप एम्बेसी में अपनी आर्मी नहीं डाल सकते। ठीक है ना, एम्बेसी में से वहां टेररिस्ट अगर होंगे ना, वहां आप नहीं जा सकते अंदर, आपको एम्बेसी में जाने की इजाजत नहीं है। दैट इज वायलेशन ऑफ द फॉरेन टेरिटरी। यूएसए की एम्बेसी है फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां टेररिस्ट घुस गए ना, आप नहीं जा सकते अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, इट डिपेंड्स, पहले आपको उनको बोलना पड़ेगा यूएसए को कि हम जाएं अंदर कि नहीं। समझ आ रही बात? दिस इज लूप होल, दिस इज लूप होल। ठीक है ना, समझ आ रही बात? आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप डरो मत, अभी आप अमेज हो जाओगे। आर्टिकल 15 आर्टिकल 14, हाँ आर्टिकल 14 हाँ हो गया। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट shall not discriminate against any citizen, only on the grounds of religion, caste, birth, race, and religion, caste, base, birth, and religion, caste, sex, place of birth, and sex। ठीक है ना, sex। State shall not discriminate against any citizen only on the grounds of religion, caste, birth, race and sex। RCB ने रॉयल स्टैग की शराब मंगवाई, ठीक है ना, RCB ने रॉयल स्टैग की, RCB रॉयल स्टैग, रिलीजन, कास्ट, बर्थ, रेस एंड सेक्स। ठीक है ना, समझ आ रही बात? ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इज इट फॉर एवरीवन और इज इट फॉर आर? आर्टिकल 14 इज फॉर व्हाट? फॉर पर्सन्स। दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर सिटीजन्स।
आपका फॉरेन इंसान क्लेम नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेशन, आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बर्थ, TH बर्थ, रेस, सेक्स, उसको कर सकते हो. दिस इज फॉर आवर सिटीजंस. ओनली, व्हाट इज दिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, आपकी स्टेट आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ओनली ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ, रेस, सेक्स. गोया इसके बाद जो भी होगा इन 6, 1 2 3, इन 5 चीजों के अलावा आपकी स्टेट आप पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आप सोशली बैकवर्ड हो, आप सोशली बैकवर्ड हो, वो इसमें आएगा? मत आएगा. कहां है सोशली बैकवर्ड? यहां लिखा है, ठीक है ना. आप सोशली बैकवर्ड हो, आपको रिजर्वेशन तो मिली ना, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल यहां मतलब SCs है, STs है, ओपन मेरिट एंड ऑल दैट. आपका आर्टिकल 15 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ, रेस, ओनली ऑन द. इन चीजों पे आपकी स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, लेकिन बाकी जो है उन पे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है. आप RBI हो, आप एरिया, ठीक है ना, आप कहां, RBI छोड़ दो, आप EWS हो, आप पुअर हो, आप EWS हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. आपने रिजर्वेशन ले ली क्योंकि इसमें वो क्या नहीं है, इसमें वो मेंशन नहीं है, लेकिन इट इज नॉट एब्सोल्यूट, होता है. समझ आ रही बात? इट्स नॉट एब्सोल्यूट, होता है. समझ आ रही बात? ये बर्थ मतलब प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ. दूसरा इसमें है रेस्टोरेंट्स जो है, रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना, रेस्टोरेंट्स, मतलब नहाना है किसी जगह, बाथिंग गार्ड्स हैं, ठीक है ना. नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट यू, इवन प्राइवेट्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट यू टू यूज दोज वॉशरूम्स. रेस्टोरेंट के वॉशरूम्स है, आपको कहीं नहाना है, कुछ करना है, आपको क्या कर सकते हैं, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. दिस इज मतलब यू कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ, रेस एंड सेक्स. अब कोई है मतलब सोचिए बीमार, फॉर एग्जाम्पल, मतलब तमिश फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स है, वो बोलेगा मैं भी नहाऊंगा एंड ऑल दैट, उस पर रोक सकती है क्या, मतलब रोक सकती है, ठीक है. समझ आ रही बात? आर्टिकल व्हाट, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, ठीक है ना. ये तो नहीं हो रहा ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा, ज्यादा तो नहीं हो रहा. नाउ हम पार्ट्स याद कर रहे हैं, ठीक है ना, पार्ट्स याद कर रहे हैं, शेड्यूल्स याद हुए ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM हो गए, आपके आर्टिकल्स याद हो गए, ठीक है ना. दीज आर हाई वैल्यू टारगेट्स, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना. हमने कितने पार्ट्स याद किए थे? 7. किसके? 7 पार्ट्स किए थे ना, 7 पार्ट्स. आर्टिकल्स अलग हैं, पार्ट्स अलग हैं, शेड्यूल्स अलग हैं. ठीक है. नाउ याद करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. जुगाड़ में याद करोगे कि ऐसे ही, मतलब जुगाड़ में याद, जैसे RCB ने रॉयल स्टैग की, मतलब उनका रॉयल स्टैग होता है ना, पता है रॉयल स्टैग, दारू, बियर एंड ऑल दैट, ठीक है ना. हमने नाउ लर्निंग ऑफ व्हाट, मतलब लर्निंग ऑफ,
हम एक स्टोरी देखते हैं, स्टोरी। ये फ़ोटो याद रखना, ठीक है? दिस फोटो ठीक है ना? मेरे अंकल सनरूफ पे मतलब फ़िश तल रहे हैं, पीछे मेरे पापा हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? स्पेस एक्स का रॉकेट है ऊपर से, ये याद रखना, ठीक है? इमेज याद रखो। एक स्टोरी देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पापा की और अंकल की लड़ाई होती, मेरे पापा और अंकल की क्या लड़ाई होती है? मेरे फादर और मेरे किसकी, अंकल की लड़ाई होती है। फिर क्या करता है अंकल, क्या बनाता है अंकल? बनाता है डिलीशियस फिश अंडर सनरूफ। बोला था परसों, क्या बनाता है? मेरे फादर और मेरे अंकल की क्या होती है? लड़ाई होती है। मेरे पापा को मनाने के लिए क्या क्या करता है अंकल? डिलीशियस फिश अंडर सनरूफ, जब तक पापा कोऑपरेट नहीं करते, ठीक है ना? पहले ये देखते हैं, these were some parts. First, uncle. Second, can. Third, fry. Fourth, delicious fish under sun 8 go roof. I can fry delicious fish under sun roof. 9 until 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 ठीक है 9 10 under until Papa might cooperate 13 totally ठीक है। Uncle can fry delicious fish under sunroof, है ना? अंकल है ना? अंकल can fry fish under sunroof until Papa might cooperate totally. 2-3 बार पढ़ोगे ये क्या होगा? ये याद हो जाएगा। आफ्टर दैट 14, आफ्टर दैट जब हम कोऑपरेट करते हैं उनके साथ, अंकल्स फैमिली 16 ट्राइड। स्पेस एक्स पता है क्या होता है? to enter 1920 space on electric moon, and they succeed 20 21 22 23 24 25 26। बस ये लिख के रखो। फिर Uncle's family tried SpaceX to enter space on electric moon and they succeed। मैंने SpaceX का बोला था बस, ठीक है? फिलहाल आधा याद रखो आज, फिर अभी 2 महीने हैं, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना? फॉर शॉर्टकट इसको बोलना है ना, मतलब क्या क्या है। हाँ आप जा सकते हो। पहला पार्ट कौन सा है ये याद रखना। पहला पार्ट कौन सा है मैम? पहला यूनियन एंड इट्स फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। व्हाट इज सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, सिटीजनशिप। सेकंड इज सिटीजनशिप। थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ इज DPSP। लेकिन 4 के बाद 5, 4 के बाद 4A आता है, 4 के बाद 5 नहीं आता है।
4 के बाद हमने एक और पार्ट घुसाया 4A, फिर आता है 4A, क्या है? फंडामेंटल, ये है ना F, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर 5 इज अंडर का क्या है? यूनियन। फिर S का क्या है? ये 6th पार्ट स्टेट। 7th क्या है? रिपील्ड। रिपील्ड क्या होता है? हमने ये क्या किया है? रिपील किया है। पार्ट 7 हमने क्या किया है? रिपील, खत्म किया है, रिपील किया है। until पार्ट 8 इज यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज, ये वो यूनियन था। यूनियन मतलब सारा कुछ, यूनियन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड ऑल दैट। ये पर्टिकुलरली किसके लिए है? ये स्टेट्स के लिए है। ये किसके लिए है? यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना? यूनियन, यस, नेम, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का नेम, नेम एंड नेचर। ये यूनियन टेरिटरीज अलग है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज अलग है। यूनियन टेरिटरीज अलग है, यूटीज अलग है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज सब कुछ आएगा उसमें, ठीक है ना? सब कुछ आएगा। एंड इट वाज 8, व्हाट वाज 9th? पंचायत। पंचायत, पंचायत के बाद ये जो 11 है ना, पंचायत के बाद ये 9A आएगा। इसके बाद 9 के हमने 3 पार्ट किए हैं, 9, 9A एंड 9B। 9, 9A एंड 9B। 9A क्या है? M से म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। 9B क्या है? कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेटिव्स, 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 रेटिव्स। 9, 9A, 9B। फिर आएगा 10, T फॉर शेड्यूल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल या शेड्यूल एरियाज। एरियाज यहां तक आप याद रखो फिलहाल। कहां तक? यहां तक आप याद रखो, यहां तक। Uncle can fry delicious fish under sunroof until Papa might cooperate totally. Until Papa might cooperate totally. दोन ट्रेन जैंसटाउन याद, अक्षटाउन याद। एक तो आपको 4A का याद रखना है, 4A का, और 9 का। 9 में पार्ट्स रखे हैं, 9A और 9B। ये देखोगे ना आप, 9 है ना, 9A 9B। और 14 में, 14 में A पार्ट रखा है, एक्स्ट्रा A पार्ट। 14 में एक्स्ट्रा A पार्ट है, बस इतना याद रखना है। 4A 9 में और 14, 4, 9, 14, 4, 9, 14 में, उसमें एक है 4A, उसमें 2 है 9A, 9B, उसमें एक है 14A, ठीक है ना? ये आपको याद होने चाहिए। दिस इज हाई वैल्यू टारगेट्स। फिर से, अंकल कैन फिश फ्राई, अंकल कैन फ्राई डिलीशियस फिश अंडर सन रूफ अंटिल पापा माइट कॉपरेट टोटली। अंटिल पापा माइट कॉपरेट टोटली। अगर ये 10-15 बार पढ़ोगे आप, इससे 10-15 बार पढ़ोगे, इससे 10-15 बार पढ़ोगे, ये आपको क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए। 5-6 बार पढ़ोगे, फिर आपको 15, 8। Part 8 of the Constitution is about union territories. You have still 8 union territories. आपकी कंट्री में कितने यूनियन टेरिटरी? नहीं, यूनियन टेरिटरीज 8 ही है ना, शायद 8 है ना। states 28, 8 हो गया आपको याद। कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। कहाँ का पार्ट है? कौन सा पार्ट है? 8th पार्ट, ठीक है ना। 15 goes 15 इलेक्शन, हाँ 15 इलेक्शन, 15 इज इलेक्शन। It was part 9, it was part 9A, 9B and part 10 is tribal areas. What is part 8 of the Constitution? 8. कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज। ये एवरीथिंग किसने बोला? उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। कहाँ लिखा है?
मैंने वो डिकोड कर दिया है 30 मिनट तक, ठीक है ना। इसके बाद ये याद करेंगे, इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स का एक निमोनिक्स बनाएंगे, उसको भी याद करेंगे। यू विल बी फाइन इनफ टू लर्न दैट, ठीक है ना। शेड्यूल 10, शेड्यूल 10, हाँ ऐसे ही करना है, TE शेड्यूल 10, 10 मीन्स धोखा, D फॉर धोखा, ठीक है ना, D फॉर धोखा, शेड्यूल 10 D फॉर धोखा। फिर PM 11 12 तो आप कर लोगे याद, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज, 10 मीन्स D फॉर धोखा, ठीक है ना, ऐसे याद होता है, D फॉर धोखा, 10 शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हमें एक एक करके शेड्यूल्स पढ़ने हैं, एक एक करके, ठीक है, याद रह रहा है थोड़ा सा 15-20%, ठीक है ना। व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ मैम? बराबर है, कहाँ से लाया है? यूके से, पहला यूके से लाया है। इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? पहला नेगेटिव है, हाँ, आपको किसी को प्रिविलेजेस नहीं देने, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव होता है आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबको इक्वली, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। वो यूएसए से लाया है। इज आर्टिकल 14 फॉर ऑल द पीपल और फॉर सिटीजन्स? ठीक है ना, समझ आ रही बात? मतलब दिस इज फॉर लर्निंग। आपको एक बार ये लर्न हो गया ना, 5-6 बार आप पढ़ोगे, फिर आप ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 15 इलेक्शंस, 15 का कुछ भी रख दो, 15, पार्ट 10, पार्ट 15, ऐसे ही। पहले पार्ट 5, पार्ट 10, पार्ट 15, पार्ट 20, थोड़ा सा गोल्स रखो इसमें, ठीक है ना। समझ आ रही बात? इशियत के वुचुन गायरे, वुचुन मान के आज करूँ टिक, ठीक है ना, पहले टिक लगा। अच्छा ये मुझे याद है, ट्रिब्यूनल्स, डोंट रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है ना। ये आराम से करेंगे, 1 to 15, 12 to 15, ये इट्स नॉट पॉसिबल कि आप याद करो। दिस इलेक्शंस, जो आपका दूसरा पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नायब तहसीलदार पे ना, नायब तहसीलदार पे सिलेबस पे वहाँ लिखा है, मतलब मुझे पता ही नहीं है सिलेबस किसने बनाया, मतलब उसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नीचे लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में ही इलेक्शन कमीशन आता है अंडर आर्टिकल 234, 324 है ना। so, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज, दिस विल कम इन एग्जाम। जो आपका एनटी का एग्जाम है ना, मतलब परसों से 12th से आपका एग्जाम है, दिस विल कम, ठीक है ना। डू लर्न दीज थिंग्स, डू लर्न। ये तो लर्न हो गया, मतलब ये तो लर्न हो गया, दिस इज नॉट दैट मतलब टफ। अब ये करना है, अभी आपने 10th तक कर दिया ऑलमोस्ट, ट्रिब्यूनल्स तक नहीं, ट्रिब्यूनल्स नहीं, आपने शेड्यूल ट्राइब्स तक कर दिया, ठीक है ना, 10 तक, ठीक है। इन केस कभी भूल जाए, ये याद रखना, कौन सा, ये निमोनिक्स याद रखना। किसी को कोई सवाल, मैम सवाल कोई, आपको सवाल कोई, मैम वो बच्चे क्यों नहीं आए यहाँ आधे आपके, वो है ना, वो छोटियाँ वोटियाँ थी पीछे, ये थक जाते हैं, मतलब 10 दिन बाद ही थक जाते हैं, ठीक है ना, थक गए आप, थक गए मैम। अभी कितना टाइम हुआ आपको, मतलब 10 दिन। हम 6 साल से इस फील्ड में, एंड ईच एंड एवरी डे वी आर स्टडिंग ईच एंड एवरी डे, ठीक है ना। हम नहीं थके, आपको 10 दिन हुए हैं, कहाँ 10 दिन भी कहाँ, 10 दिन, 2-3 दिन तो छुट्टी है, 7 दिन हो गए,
तुम ये वोश त्रावान इंसान मतलब तशु ना, समझ आ रही बात। सो बी एनर्जेटिक, ठीक है ना, और पानी वानी पिया करो, ORS पिया करो, थोड़ा सा हरकत आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू, इट वाज ऑल फॉर टुडे।